जय हिंद। आज की इस क्लास में जो 10th क्लास के साइंस का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, उसमें जो रासायनिक अभिक्रियाएं दे रखी है उनको हम एक एक करके देखेंगे। इससे पिछले वाले पार्ट में हमने जाना था कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है और जो रासायनिक समीकरण लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, और हमने जाना था कि जो रासायनिक समीकरण होते हैं उनको बैलेंस कैसे किया जाता है। इन सब बेसिक बातों को हमने पिछले वीडियो में जान लिया था। इस क्लास में हम जो रासायनिक अभिक्रियाएं दे रखे उनको एक एक करके देखेंगे। साथियों, सबसे पहले हम संयोजन अभिक्रिया के बारे में देखते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। जब दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाए तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और उसमें ऊष्मा जनरेट होती है। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा चूना कहते हैं और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण हम जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, चूना पत्थर होता है, उसको गर्म करके फिर तैयार किया जाता है। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसका उपयोग हम दीवारों पे सफेदी करने के लिए काम में लेते हैं। जब हम दीवारों पे सफेदी करते हैं तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वह हमारे वातावरण में जो CO2 होती है उसे मंद गति से अभिक्रिया करता है। जब वह CO2 से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत तैयार होती है जिससे हमारे दीवारों पे चमक आ जाती है। दूसरा एग्जाम्पल में हम देखें तो जब कोयले को जलाते हैं हम O2 की उपस्थिति में तो हमें CO2 प्राप्त होती है। इसमें जो दो अभिकारक है कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर CO2 बना रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल जब हम देखें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ये दोनों मिलकर जल का निर्माण कर रही है। जो ये संयोजन अभिक्रिया होती है यह एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होती है, क्योंकि जब हम दो अभिकारकों के बीच रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। जैसे हम कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराए तो उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। और जब हम प्राकृतिक गैस मीथेन गैस को O2 की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। और जो हमारे शरीर में पाचन की क्रिया है यह भी एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि जब पाचन क्रिया होती है तो हमारे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह ग्लूकोज में बदलता है। और जो हमारे शरीर में श्वसन की क्रिया है यह भी एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि जब पाचन क्रिया में ग्लूकोज का निर्माण हुआ था वह श्वसन क्रिया में O2 की उपस्थिति में उसका दहन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का निर्माण होगा और हमें ऊर्जा मिलेगी। और जो कंपोस्ट या खाद बनता है यह भी एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि जो कूड़े कचरे में वनस्पति द्रव्य होते हैं उनको जीवाणु विघटित करके खाद में बदलते हैं, जिसे कंपोस्टिंग कहते हैं। अब हम अपघटन अभिक्रिया के बारे में देखते हैं कि अपघटन अभिक्रिया क्या होती है। जब अभिकारक छोटे छोटे टुकड़े में टूटकर उत्पाद बनाता है तो उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया में जो अभिकारक है उसको तोड़ने के लिए हमें बाहर से एनर्जी की जरूरत पड़ती है। उस एनर्जी को हम विद्युत से या फिर ऊष्मा से या फिर सूर्य के प्रकाश से कहीं से भी ले सकते हैं। जब हम अभिकारक को गर्म करते हैं तो वह छोटे छोटे टुकड़े में टूटकर उत्पाद बनाता है। जब हम अभिकारक को बाहर से एनर्जी देके और उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं तो जो हमारा अभिकारक है वह एनर्जी का शोषण करता है, ऊष्मा का शोषण करता है, इसलिए इसे ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब हम पहले एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं तो जो हमारा आयरन सल्फेट होता है, आयरन सल्फेट में 7 अणु जल के होते हैं। आयरन सल्फेट की जो क्रिस्टल का रंग है वो हरे रंग का, ग्रीन कलर का होता है। जब हम आयरन सल्फेट को गर्म करते हैं तो वह आयरन ऑक्साइड और दो गैसों का उत्सर्जन होगा, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसमें हमने देखा जो हमारा अभिकारक आयरन सल्फेट है जब उसको गर्म किए तो वह 3 टुकड़ों में विभाजित हो गया। एक तो हमारा आयरन ऑक्साइड बना, दूसरी सल्फर डाइऑक्साइड और तीसरी सल्फर ट्राइऑक्साइड। दूसरा एग्जाम्पल जब हम देखें तो हमारा जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसे चूना पत्थर भी कहते हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं तो वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। और जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है यह एक अभिकारक है। जब इस अभिकारक को गर्म किए तो यह 2 भागों में विभाजित हुआ, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। संगमरमर, चौक, खड़िया, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट के ही उदाहरण है। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा चूना कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग सीमेंट बनाने और जो हमारे दीवारों में सफेदी करते हैं उसमें काम में लेते हैं।
3 नंबर में जब हम देखें तो जो हमारा लेड नाइट्रेट होता है, लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की भूरे कलर की जो गैस होती है उसका उत्सर्जन होगा और ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन होगा। जब अपघटन अभिक्रिया में ये 3 अभिक्रियाएं देखी, एक तो आयरन सल्फेट, एक कैल्शियम कार्बोनेट और एक लेड नाइट्रेट, जब इन अभिकारकों को हम तोड़ते हैं तो हमें बाहर से उष्मा की जरूरत पड़ती है। अब हम विद्युत का अपघटन देखते हैं। जब हम एक बर्तन में जल लेते हैं, जल लेने के बाद जो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसकी 2-3 बूंदे डालते हैं और जो 2 इलेक्ट्रोड कैथोड और एनोड उनको बैटरी से संयोजित करते हैं। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो हम देखते हैं कि जो कैथोड है जिसका ऋणात्मक चार्ज है उस पर हमारे जो H2 कैसे धनात्मक चार्ज वो चिपक जाती है और जो एनोड होता है धनात्मक चार्ज उस पर हमारे जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन वो चिपक जाती है। इसमें हमने देखा जब विद्युत से अपघटन कराते हैं जल का तो जल 2 भागों में विभाजित हो गया, एक तो ऑक्सीजन गैस, दूसरी H2 गैस। इसे ही विद्युत अपघटन कहते हैं। अब हम जो सूर्य के प्रकाश में अपघटन अभिक्रिया होती है उसको देखते हैं। जब हम सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में अपघटन करते हैं तो वह दूसरे रंग का सिल्वर धातु बनाएगा और जो क्लोरीन गैस है उसका उत्सर्जन होगा। ऐसे ही हम सिल्वर ब्रोमाइड का अपघटन करते हैं और जो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड होता है उसको हम श्याम श्वेत फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में काम में लेते हैं। साथियों, विस्थापन अभिक्रिया जानने से पहले जो धातु की क्रियाशीलता श्रेणी है उसको जानना जरूरी है। अगर ये क्रियाशीलता श्रेणी आपको याद है और इसको आप भली बातें समझ गए तो आगे जो 2 चैप्टर आएंगे उसको आप भली बातें समझ पाओगे। इसलिए जो ये सक्रियता श्रेणी है उसको जानना जरूरी है। इसको जो याद करने की ट्रिक है जो मैंने अपनाई है वो मैं बताऊंगा। अगर आपको ये सक्रियता श्रेणी याद है तो कोई बात नहीं, अगर आपको याद नहीं है तो मेरी ट्रिक का उपयोग करके आप याद कर सकते हैं। मैंने जो याद कर रखा है वो ये याद कर रखा है, काना के मांगे आलू जी फेर भी है, क्यों हवाई जहाज आ गया हूं। इस ट्रिक का उपयोग आप भी याद कर सकते हैं। इसमें जो का मतलब है पोटेशियम होता है, उन्ना का मतलब सोडियम होता है, के का मतलब कैल्शियम होता है, मांगे का मतलब मैग्नीशियम होता है, आलो का मतलब एल्यूमिनियम और जी का मतलब जिंक, फेर का मतलब आयरन फेरस और जो बी का मतलब लेड होता है का मतलब एच, यू का मतलब कॉपर और हवाई जहाज का मतलब HG पारा और आऊ का मतलब AU सोना जिसे ओरम बोलते हैं। इस श्रेणी में जो नीचे वाली धातुएं हैं वह कम सक्रिय है और जो ऊपर वाली है वह ज्यादा सक्रिय है। जैसे नीचे वाली धातु का विलयन जैसे कॉपर सल्फेट, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जब ऊपर वाली सक्रिय धातु जैसे आयरन है, आयरन को डालते हैं तो हम देखते हैं कि जो सल्फेट है वह आयरन की चिपक जाता है और जो हमारा कॉपर है वह अलग हो जाता है। बुक में जो एग्जाम्पल दे रखा है उसमें यह बताया गया है कि जो हमारा कॉपर सल्फेट है वह नीले रंग का है। जब इसमें आयरन की कील डालते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारी कील है वह ब्राउन कलर की हो जाती है क्योंकि इसमें कॉपर विस्थापित हो गया और जो हमारा नीले रंग का कॉपर सल्फेट है वह मलिन पड़ जाता है, वह आयरन सल्फेट बन जाता है। दूसरा एग्जाम्पल जब हम देखें तो कॉपर सल्फेट में अगर जिंक धातु को डालेंगे, क्योंकि जो जिंक होता है वह कॉपर से ज्यादा सक्रिय है, जब जिंक को डालते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारा विलयन है वह जिंक सल्फेट बनता है और जो कॉपर है कॉपर अलग हो जाता है। इस सक्रियता श्रेणी से और भी हम अभिक्रिया करा सकते हैं। इस सक्रियता श्रेणी के अनुसार जब धातु कम सक्रिय है और उसका विलयन है, अगर ज्यादा सक्रिय वाले धातु डालेंगे तो उसका विलयन विस्थापित हो जाएगा, जो विलयन है ज्यादा सक्रिय धातु है उसके चिपक जाएगा और जो हमारा कम सक्रियशील धातु का विलयन है उससे धातु अलग हो जाएगी। अब हम द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में देखते हैं जिसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इससे पिछले वाली स्लाइड में हमने विस्थापन अभिक्रिया के बारे में देखा था। विस्थापन अभिक्रिया में हमने देखा था कि जो हमारे सक्रियता श्रेणी है उसमें जो नीचे वाली धातु है उनका तो विलयन होता है जो कम सक्रिय है और ऊपर वाली धातुएं होती हैं जो ज्यादा सक्रिय है। जब इन दोनों को एक जगह किया तो हमारे जो नीचे वाली धातु का विलयन है वह विलयन ऊपर वाली धातु की चिपक जाता है और जो नीचे वाली धातु है अपने विलयन से अलग हो जाती है। इस द्विविस्थापन अभिक्रिया में हम देखेंगे कि जो नीचे वाली धातु का विलयन और ऊपर वाली धातु का विलयन, इन दोनों विलयनों को एक जगह करेंगे। जब दोनों विलयनों को एक जगह करते हैं तो इसमें एक अवक्षेप तैयार होता है जो विलयन में अघुलनशील है, इसलिए इसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। जब पहले एग्जाम्पल में जब हम देखें तो जब सोडियम सल्फेट को और बेरियम क्लोराइड को दोनों को एक जगह करेंगे तो बेरियम सल्फेट का एक सफेद अवक्षेप तैयार होगा जो विलयन में अघुलनशील है और एक हमारा लवण बनेगा जो अयनशील है। जो बेरियम सल्फेट होता है वह सफेद रंग का एक अवक्षेप है जो विलयन में अघुलनशील है। इस अभिक्रिया में हमने देखा कि जो दो विलयन है वो आपस में इंटरचेंज हो गए।
जब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं तो जो लेड नाइट्रेट होता है और पोटेशियम आयोडाइड, जब इन दोनों को एक जगह मिलाते हैं तो पीले रंग का पोटेशियम आयोडाइड बनाएगा जो विलेन में अघुलनशील है, और एक हमारा लवण बनेगा जो पोटेशियम नाइट्रेट होगा। जो ये दो अवक्षेप है, एक तो बैरियम सल्फेट सफेद रंग का और पोटेशियम आयोडाइड पीले रंग का, ये दोनों एग्जाम में आए हुए हैं। इसी तरह हम सक्रियता श्रेणी में देखते हैं तो जो नीचे वाली धातु का विलयन और ऊपर वाली धातु का विलयन दोनों को एक जगह कराएंगे तो आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, उसका विलयन बदल जाएगा। इसी तरह हम और भी अभिक्रिया करा सकते हैं, जैसे कॉपर क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट। जब इन दोनों विलयन को एक जगह करते हैं, जो कॉपर का क्लोराइड है वह एल्यूमिनियम के साथ हो जाएगा, जो एल्यूमिनियम का सल्फेट है वह कॉपर के साथ हो जाएगा, कॉपर सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा। अगर और अभिक्रिया देखें तो कॉपर क्लोराइड और जिंक सल्फेट, तो जिंक का सल्फेट कॉपर के साथ हो जाएगा जो कॉपर सल्फेट बनाएगा, और जो कॉपर का क्लोराइड है वह जिंक क्लोराइड बनाएगा। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम और भी अभिक्रिया करा सकते हैं। साथियों, जो ये सक्रियता श्रेणी है इसको आपको याद करना होगा। साथियों, हमने देखा कि जो सक्रियता श्रेणी है वो किस प्रकार काम आती है, इसीलिए आपको ये याद करना जरूरी है। अगर ये याद नहीं है तो जो आगे के चैप्टर हैं वो समझ में नहीं आएंगे, इसलिए आपको ये याद करनी पड़ेगी। साथियों, अब हम उपचयन और अपचयन, जिसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं, उसके बारे में जानेंगे। जब रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे उपचयन या फिर ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जब भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसे रिडक्शन बोलते हैं। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों, ऑक्सीजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी, तो उसे रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। रेडॉक्स में एक अभिकारक में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और एक अभिकारक में ऑक्सीजन की कमी होगी। जब पहले एग्जाम्पल में हम देखें तो जो हमारा कॉपर का चूर्ण होता है ब्राउन कलर का, उसको O2 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो जो कॉपर का चूर्ण होता है हमारा, उसके ऊपर काले रंग की परत आ जाती है। इस पे काले रंग की परत क्यों आई? क्योंकि जो कॉपर है हमारा उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। इसे ही उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं, जिसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में जब हम देखें तो जो हमारा कॉपर का चूर्ण है जिसके ऊपर काले रंग की परत आई है, उसको H2 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो जो हमारा कॉपर है वापस ब्राउन कलर का हो जाएगा, इसमें जल अलग हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारा कॉपर ऑक्साइड है, अगर H2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे, उसको गर्म करेंगे, तो जो H2 है वह ऑक्सीजन को लेके और अलग हो जाएगा, जल बन जाएगा, और जो हमारा कॉपर है वापस ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो इसे ही अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं, जिसे रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो कॉपर ऑक्साइड है उसमें ऑक्सीजन की कमी हुई है। रेडॉक्स अभिक्रिया में जब देखें तो जो हमारा कॉपर ऑक्साइड है उसको हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराए, इसमें जो हाइड्रोजन है वह अपने साथ ऑक्सीजन को लेके अलग हो गया और जो हमारा कॉपर है वह अलग हो गया। तो इसमें देखें, इसमें दो अभिकारक है, इसमें दो उत्पाद है। जो हमारा पहला अभिकारक है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड में देखते हैं तो इसमें ऑक्सीजन की कमी हुई है, इसे अपचयन बोल दें। जब दूसरा अभिकारक हाइड्रोजन देखते हैं तो हाइड्रोजन में हम देखेंगे कि ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, तो इसे हम उपचयन बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। इस रासायनिक अभिक्रिया में दोनों अभिक्रियाएं साथ हुई है, इसलिए इसे रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। और जो उपचयन अभिक्रिया है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उसका हमारा दैनिक जीवन में क्या प्रभाव है, इसके दो एग्जाम्पल देखेंगे हम। एक तो देखेंगे संक्षारण, दूसरा देखेंगे रेंसिडिटी, जिसे विकृत गंधिता बोलते हैं। पहले संक्षारण जिसे कोरोजन बोलते हैं उसके बारे में देखते हैं। संक्षारण या कोरोजन में देखें तो जो धातुएं मेटल होते हैं उनको वातावरण में खुला छोड़ते हैं तो उसके ऊपर जंग की परत चढ़ जाती है, उसे ही संक्षारण या कोरोजन बोलते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल और आर्द्रता के संपर्क में आती है तो वह रासायनिक अभिक्रिया करने लग जाती है, और रासायनिक अभिक्रिया करती है तो उसके ऊपर एक जंग की परत चढ़ जाती है, जिसे कोरोजन बोलते हैं। जैसे लोहे के ऊपर लाल भूरे रंग की परत चढ़ेगी और चांदी होती है उसके ऊपर काले रंग की परत चढ़ेगी, और जो तांबा होता है उसके ऊपर हरे रंग की परत चढ़ेगी। इसी को संक्षारण कोरोजन बोलते हैं। रेंसिडिटी या फिर विकृत गंधिता, इसके बारे में देखते हैं। जो विकृत गंधिता होती है वो क्या होती है? जो वसायुक्त सामग्री होती है, तेलीय खाद्य सामग्री, जो ज्यादातर हलवाई की दुकान में देखने को मिलेगी, उसमें नमकीन, भुजिया, ये चीजें होती है। इन वसायुक्त सामग्रियों को हम लंबे समय तक वातावरण में खुला रखते हैं तो उसके जो स्वाद और गंध है वो बदल जाती है, उसका जो टेस्ट है वो बदल जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में आने से जो इनका स्वाद है और गंध है वो बदला है। जो तेलीय खाद्य सामग्री होती है वसायुक्त, उसको ऑक्सीजन के संपर्क में आने से रोकने के लिए हम जो वायुरोध बर्तन होते हैं, जो कांच के बर्तन होते हैं, उनमें रखा जाता है। और जो चिप्स बनाने वाली फैक्ट्री है वह ऑक्सीकरण को रोकने के लिए जो चिप्स के पैकेट होते हैं
उसमें ऑक्सीजन को हटाकर और जो नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय वाली गैस होती है उसको भर देते हैं, जिससे लंबे समय तक उसका स्वाद और गंध नहीं बदलती है और ऑक्सीकरण से सुरक्षित रहती है। साथियों, इस चैप्टर में हमने जाना कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण लिखते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है, और जो रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, और जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है कौन कौन सी है, उन सब के बारे में हमने जान लिया। साथियों, आपको मैं एक बात बताता हूं, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो और आपके सिलेबस में 10th लेवल की एनसीईआरटी साइंस है तो आपको ये चीजें पढ़नी ही पड़ेगी। आप चाहे कहीं से भी पढ़ो लेकिन आपको ये जरूर पढ़ना पड़ेगा। साथियों, आपको बताना है कि ये क्लास कैसे लगी, क्या मैं जो बातें बता रहा हूं वो समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। बस साथियों, इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।